पूरा करना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल जो है आप उस पर खुल के बोलिए जी, क्या अनीस अहमद ने वंचित समाज का अपमान किया है, अम्बेडकरी समाज का अपमान किया है, मुस्लिम समाज का अपमान किया है? ये जो चाल चली है उन्हें उससे। देखिए आप जब किसी से कमिटमेंट करते हैं तो आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। जी, आप जब अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं इसका मतलब है कि आप उस समाज को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। तो सिर्फ क्या पार्टी को ही मध्य नहीं, नागपुर का दलित और मुस्लिम समाज अपने वोट की दिशा बदल देगा? हो सकता है जो और उनके आप साथ। लोग उसकी दिशा बदलाने के और काम अग्रसर है? देखिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 24 का महासंग्राम, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो हमारा खास शो शुरू किया गया है 24 का महासंग्राम, उस खास शो में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कांग्रेस पार्टी के जिला ग्रामीण में एक बड़ा पद रखती है और पार्टी से इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि विदर्भ से किसी भी मुसलमान को सीट नहीं दिए जाने पे सिर्फ एक आकोला की छोड़ करके मध्य नागपुर को लेकर के बहुत ज्यादा मुस्लिम समाज का लगाव भी था, डिमांड भी थी, लेकिन पार्टी के ही एक पद अधिकारी ने इस तरीके से सियासी चाल चली है जिसको लेकर के और ज्यादा नाराजगी का सामना पार्टी को करने पड़ रहा है। उसको लेकर के आज हमारे साथ में जो चर्चा होने जा रही है डॉक्टर इरफान अहमद से। डॉक्टर इरफान अहमद जो है पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर है और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। वो आगे की बातचीत हम आगे बढ़ाए उससे पहले हम इस्तेकबाल करते हैं डॉक्टर इरफान अहमद का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए उसके लिए। और पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आप कांग्रेस में क्या पद ग्रहण रखते हैं, आपके पास क्या पोजीशन है इस वक्त में? सबसे पहले तो मैं इनकलाब समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जज़ाकल्लाह कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया ताकि हम अपने इस माध्यम से अपनी बात को पार्टी तक पहुंचा सके, पार्टी के जिम्मेदारान तक पहुंचा सके। जी, मैं डॉक्टर इरफान अहमद, मैं पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हूं। मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काम कर चुका हूं और वहां से रिज़ाइन करके मैं समाज सेवा में ज्वाइन हुआ जी, और मैं फ़िलहाल जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण में पेरेंट बॉडी में महासचिव का पद रखता हूं। तो डॉक्टर इरफान अहमद साहब आपके पार्टी के जो इस वक्त में ब्रांड है या सबसे ज्यादा चमकदार नेता है श्री राहुल जी कहते हैं कि माइनॉरिटीज को उनका हक दिया जाएगा और आपकी पार्टी में ही आप लोग अपने हक नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर समाज में कैसे हक बचा पाएंगे? ये सवाल तो समाज की तरफ से अब कांग्रेस के हर नेता से पूछा जाना शुरू हो चुका है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? हमारे पार्टी में आने का सबसे बड़ा जो मकसद है, यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है। जी, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। जी, हमारे जो नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, वो जी। हमेशा कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी, और स्वर्गीय काशीराम जी का भी ये कहना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी, हम जिस मकसद के लिए पार्टी में आए, जिस मकसद के लिए ज्वाइन हुए पार्टी में, हमारा मकसद सबसे बड़ा ये है कि पार्टी को और पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज का एक रिस्पेक्टफुल और पार्टी और संगठन में एक इज्जतदारी के साथ में आपको हिस्सेदारी मिले। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है ताकि पार्टी को भी इसका फायदा पहुंचे। जी। और जब तक पार्टी तमाम समाज की भागीदारी अपने साथ नहीं लेंगी, पार्टी को इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। तो पार्टी ने तो मुसलमानों को टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया है ना? जी, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप होती है, स्पेशली जो मुस्लिम लीडरशिप होती है, वो अपनी बात पार्टी तक पहुंचा नहीं पाती है कि भाई आपके अंदर समाज में क्या नाराजगी है। अच्छा, आपके जो मुद्दे होते हैं, समाज के जो मुद्दे होते हैं, वो आप पार्टी तक पहुंचाते नहीं हैं, क्योंकि पार्टी की जो आला कमान होती है कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाजा हो नहीं पाता है कि जमीन पे क्या चल रहा है। जी, जैसे मध्य नागपुर को लेकर हम कंटिन्यूअसली इस बात की कोशिश कर रहे थे पार्टी में कि आपको मध्य नागपुर से कम पूरे विदर्भ से और मध्य नागपुर से स्पेशली जो नागपुर डिवीजन आता है जिसमें भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा, चंद्रपुर आते हैं, कि आपको एक मुस्लिम कैंडिडेट जहां से मध्य नागपुर में उसके लिए एक सुइटेबल और फेवरेबल एनवायरनमेंट है जहां से वो चुन के आ सकते हैं जी, वो सीट आप मुसलमानों को दीजिए, मुस्लिम समाज को दीजिए, जिसकी वजह से
आप मुस्लिम समाज का एक भरोसा जीत पाएंगे। और जैसा कि आपने लोकसभा में देखा, लोकसभा में मुस्लिम समाज ने आपको दिल खोल के मतदान किया है। अरे आपके जो असल वोटर इरफान साहब, कैसा है कि न सिर्फ लोकसभा में बल्कि हमने जितने चुनाव देखे हैं, हर एक चुनाव में जबकि मोदी लहर चल रही थी तब भी हिंदू समाज पूरी तरह से कांग्रेस को छोड़ चुका था, तब भी मुस्लिम समाज ही कांग्रेस को जिंदा रखे हुए था। और आज भी रखे हुए है। हम जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं वो शिव शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा है। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब मुसलमान जो है आपको उस वक्त आपका ही मजहब का वोटर आपको छोड़कर चला गया, आपके मंत्रीगण आपको छोड़ के चले गए, आपके सदस्य छोड़ के चले गए, तब भी कांग्रेस को मुसलमानों ने ही संभाले रखा। तो फिर कांग्रेस इतनी कंजर्वेटिव क्यों है मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी के लिए? क्योंकि आप ग्रामीण के पदाधिकारी है, तो आप पर ये सवाल उठता है और आप नहीं पहुंचा पा रहे अपनी बात ऊपर तक। आपने जो बात कही है तो कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क एक्सेस नहीं है फिर। जी, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में हर समाज, हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। जहां तक लोकसभा 2014 के बाद से लोकसभा 2019 में जहां तमाम कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, कांग्रेस के वोटर्स जो कांग्रेस से टूटते गए, और इवन बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने कांग्रेस को ऐसी मझधार में लाके खड़ा कर दिया कि जहां कांग्रेस का अस्तित्व भी खत्म होने वाला था। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक सोच थी, लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, और स्पेशली मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज ने जब भी देश पर आँच आई है या कभी कांग्रेस पार्टी पर भी आँच आई है तो हमेशा खुल के साथ दिया है जी। तो ये जो हमारे साथ कहीं ना कहीं दोहरा व्यवहार किया गया है, इसी नाराजगी को लेकर हम खड़े हुए हैं। हम अपनी बात पार्टी तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर होते हैं, जैसा आपने अभी एक ताजा उदाहरण यहाँ देखा। और जिस तरह से उन्होंने रंग बदला, पहले वो खुद पहले वो वंचित में आए, फिर लोग किन्होंने बदला? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, जिनका माजी कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने वंचित में आए, फिर उसके बाद हमारे समाज को वंचित कर दिया, दलित समाज को वंचित कर दिया, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि दुश्मन से हमको आप ये कह रहे हैं कि अनीस अहमद माजी मंत्री जो है, इन्होंने वंचित समाज का अपमान किया है, मुस्लिम समाज का अपमान किया है, अम्बेडकरी विचारधारा का अपमान किया है। देखिए, आप जब कमिटमेंट करते हैं तो आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल जो आप उस पर खुल के बोलिए जी। क्या अनीस अहमद ने वंचित समाज का अपमान किया है, अम्बेडकरी समाज का अपमान किया है, मुस्लिम समाज का अपमान किया है? ये जो चाल चली है उन्हें उससे देखिए, आप जब किसी से कमिटमेंट करते हैं तो आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए जी। आप जब अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते, इसका मतलब है कि आप उस समाज को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि दुश्मन से हमको कोई शिकायत थी वसीम, जितने फरेब खाए अपनों से खाए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दुश्मन के रूप में आपके दोस्त है, या आपके कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आप देखिए कि जो दोहरा नकाब पहन के रहते हैं, उनको भी समाज में एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जी। तो आपकी पार्टी ने तो उनको वापस ले लिया ना, आपके जो प्रभारी है उन्होंने तो बाकायदा उनको गले में गमछा वमछा डाल के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घर वापसी कर ली ना उनकी। जी, तो इस बात को लेकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उनके जाने से या आने से समाज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ेगा कि दलित समाज को आपने जो धोखा दिया, मुस्लिम समाज को आपने जो धोखा दिया, कहीं ना कहीं ये तो क्या मध्य नागपुर का दलित और मुस्लिम समाज अपने वोट की दिशा बदल देगा? हो सकता है, जो उनके साथ उसकी दिशा बदलाने के और काम अग्रसर है। देखिए, हमने अपनी दावेदारी जो की है वो इसलिए की है कि हम जीतना चाहते हैं। तो आप 4 तारीख को नाम वापस ले लेंगे ऐसी खबरें आ रही है। कांग्रेस का दबाव है आप पर, पार्टी का दबाव है। लोग दबाव डाले ना डाले, लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद पार्टी को इस बात तक पहुंचाना है, पार्टी के कि हम और हमारे समाज की जो हिस्सेदारी है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से छीनी गई है जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो छीनी गई हिस्सेदारी फिर उसी शख्स को दे दी जाए जी, जिसने ऑलरेडी समाज को धोखा दे दिया हो जी। सिर्फ हमारे ही समाज को नहीं बल्कि दलित समाज को भी धोखा दिया हो जी। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में ऐसे लोगों से खबरदार रहे कि जो आज
अपने आप को धोखा दे सकते हैं, वो पार्टी को कभी भी तो धोखा फिर दे सकते आपने पार्टी के अंदर रहते हुए मुसलमानों का शोषण होने पर अनीस अहमद को पार्टी से निष्कासित करने के लिए डिमांड क्यों नहीं की? हैं। जी, हमने अपनी बात खुलेआम इस बात को अपने मंच से रखा। जी, अब ये पार्टी आपके डिसाइड किस मंच से रखा आपने? हम ओपनली इस बात को हर जगह बोल रहे थे, जहां जहां हमारी मुलाकातें हो रही थी हम उनसे बोल रहे थे। जी, लेकिन हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं तो 6 तारीख को तो राहुल गांधी strategy नागपुर रही। आने वाले हैं, तो क्या आप इस बात का निषेध करेंगे उनके सामने? देखिए, अभी तो विरोध ऐसा है करेंगे? कि हमारे सामने सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव है। आप लड़ रहे हैं कि वापस हो रहे हैं? जी, हमारी पूरी तैयारी लड़ने की है। हम अच्छा। लड़ने के इरादे से यहाँ उतरे हैं, वापस होने के इरादे से नहीं। तो मध्य नागपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आप है तो चुनाव में उतरने जा रहे हैं। जी, बिल्कुल हो तो सकता है। डॉक्टर अगर इरफान समाज साहब- इस बात को एक्सेप्ट करता हो और जी। पूरा समाज इस बात को लेकर खड़ा होता हो, क्योंकि हमको यहाँ खड़े करने में समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी। और हम नहीं चाहते कि समाज अगर कोई डिसीजन लेता है कलेक्टिवली हम्म, और इस बात पे एग्री होता है कि जी। आपको लड़ना है, जी, तो हम खुले दिल से लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, अगर समाज इस बात पे एग्री होता है कि कहीं ना कहीं आपको फिस्ताई ताकतों को और ये जो ताकतें हैं इनको रोकने की कोशिश करना है, जी। तो हम समाज के फेवर की बात करेंगे। जी। तो डॉक्टर इरफान साहब, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जब आप लड़ने उतर रहे हैं जी, तो कितने हजार वोट लेंगे जीतने के लिए? देखिए, हम इस जंग में जीतने के लिए उतरना चाहते हैं। हम मैंने किसी वही का सवाल वोट पूछा काटने कि के लिए आप उतरना कितने नहीं हजार चाहते। वोट लेंगे, ये तो डिफेंसिव आंसर हो गया आपका। मेरा सवाल ये कि आप जीतने के लिए कितने हजार वोट लेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि आप हराने के लिए कितने लेंगे। देखिए, जीतने के लिए तो ऐसा है कि आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, वो इक्वेशंस देखनी मतलब पड़ेगी। 20,000 में जीत हो जाएंगे आप? जी नहीं, पॉसिबल नहीं है 20,000 में जीत। 50,000 में आपकी जीत होंगी? अब हो सकता है अगर पोलिंग कम हो जाए तो वो भी वोट, ये जो है मार्जिन है, कट ऑफ लाइन, वो कम हो जाए। जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी फिर? देखिए, सबसे पहले तो ये समाज को डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना है। वो उसका वक्त तो चला गया, वो तो 4 नहीं, तारीख वक्त तो आज- कल कल है, लास्ट डेट फैसला कल है, करना कल 11 से 3 तक है। तो फैसला करना है ना कल, जी, कल जी। की डेट में आपको। तो कल के डेट में, आज के वीडियो में हमारी ऑडियंस ये मान ले कि आप चुनाव मैदान में रहेंगे बिल्कुल या आखिरी जाएंगे? दम तक, जब तक समाज ये नहीं कहता कि आप अपना नाम वापस लीजिए, ताकि इसका फायदा उन ताकतों को ना पहुंचे जो आपका अस्तित्व खत्म करना चाहती है। तो मध्य नागपुर में तो इधर कुआ इधर खाई वाली बात दिख रही है फिर। इधर कुआं इधर खाई की बात तो नहीं है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि कहीं ना कहीं समाज को ये चीज डिसाइड करना पड़ेगी अभी कि आपको किस साइड बैठना है। तो दोस्तों, मध्य नागपुर का चुनाव जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। निर्दलियों के आने से समीकरण बदलने जा रहे हैं। मुस्लिम दलित समाज का जो मध्य नागपुर का वोटर है, हल्बा समाज का जो वोटर है, ये नाराज है पार्टी से, ऐसा अलग अलग पार्टी के लोगों का कहना है। अनीस अहमद साहब की जो चाल चली गई है, जिससे पार्टी के अंदर उनकी तो छवि बनी है, लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर कांग्रेस की छवि जो खराब हुई है, दलित समाज में जो छवि खराब हुई है और दीगर समाजों में जो छवि खराब हुई है, अब इसको सुधारने की जिम्मेदारी कांग्रेसियों की है। इनकलाब समाचार हर एक आवाज को आप तक पहुंचाता है। इनकलाब समाचार हर एक आवाज को मुखरता से उठने का और रखने का मौका देता है। तो आप में से भी कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी विचारधारा से हो, तो इनकलाब समाचार उसके लिए खुला हुआ है। आइए हमारे मंच पे और अपनी बात जनता तक पहुंचाए, आला कमान तक पहुंचाए। इनकलाब समाचार खुला प्लेटफॉर्म आप सबके लिए। तो डॉक्टर इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, और अगर आप है तो चुनाव में निर्दलीय रहते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज हम आपसे फिर और गुफ्तगू करेंगे, फिर आगे चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे और चुनाव आप कैसे जीतेंगे, कैसे हराएंगे, उस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। तब तक के आपके लिए हमारी तरफ से दुआएं, अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। जी, शुक्रिया। अब अल्लाह जिस पे भी नजर इनायत कर दे, अल्लाह चाहे तो जर्रे को हीरे में बदल दे और हीरे को जो है खाद में बदल दे, ये अल्लाह का इख्तियार है। कोशिश आप सबका और हम सबका काम है। तो देखते हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। जी, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।